हिस्ट्री ऑफ म्यूजियम्स के जो लेक्चर्स हैं उसके ये लास्ट लेक्चर है, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ म्यूजियम डेवलपमेंट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट पार्ट 3। आज हम भारतीय संग्रहालयों के इस लेक्चर में भारतीय संग्रहालयों के इतिहास के चतुर्थ और पंचम चरण के जो विकास हुए हैं, जो संग्रहालयों की स्थापना हुई है, उनके बारे में इस लेक्चर में चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम प्री इंडिपेंडेंस एरा की बात करते हैं। प्री इंडिपेंडेंस फेज जो था उसे 1928 से 1947 के कालखंड में बांटा गया है और भारतीय संग्रहालयों के इतिहास का ये एक महत्वपूर्ण चरण है। यद्यपि जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से इस फेज में काफ़ी हद तक संग्रहालयों की स्थापना का जो क्रम था या उनके विकास का जो क्रम था, उसमें काफ़ी हद तक हमें देरी होती हुई दिखलाई पड़ती है। कई जगहों पर कुछ हर्डल्स दिखलाई पड़ते हैं, पर फिर भी इस एरा को एक महत्वपूर्ण कालखंड के रूप में जाना जाता है। तो भारतीय संग्रहालय इतिहास के चतुर्थ चरण पर अब हम चर्चा कर सकते हैं। इस चरण में जो संग्रहालय थे उनको जो ग्रेट रिसेशन का जो एरा था, डिप्रेशन का जो पीरियड था 1929 से 1939 का, उस फेज को भी म्यूजियम वर्ल्ड को फेस करना पड़ा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम रहा। इस हिसाब से काफ़ी हद तक संग्रहालयों की स्थापना और विकास का जो क्रम था, काफ़ी क्रम धीमा हो गया था और काफ़ी हद तक बहुत से बाधाओं का सामना करना पड़ा। पर फिर भी हमें भारतीय संदर्भ में संग्रहालयों का ये दिखलाई पड़ता है कि संग्रहालयों की स्थापना होती रही। यहाँ तक कि प्रिंसली स्टेट्स जो थे, जो भारतीय शासक और प्रशासकों का वर्ग था, उनके सहयोग से इस कालखंड में बहुत सारे संग्रहालयों की स्थापना होती है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि गुवाहाटी और उड़ीसा के म्यूजियम्स इस कालखंड में जो स्थापित हुए वो प्रिंसली स्टेट्स की हेल्प से स्थापित हुए थे। इसके अलावा 1931 में इलाहाबाद म्यूजियम स्टैब्लिश हुआ था, जिसे बाद में आजाद पार्क में स्थापित कर दिया गया था। प्री इंडिपेंडेंस एरा में भारतीय संग्रहालय जगत के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण घटना थी वो थी SF मार्कम और H हारग्रीव्स के द्वारा प्रस्तुत की गई द म्यूजियम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट, जो 1936 में पब्लिश होकर के आई थी। कार्नेगी कॉरपोरेशन न्यूयॉर्क के द्वारा एक बड़ी धनराशि दी गई थी भारतीय संग्रहालयों के। उस समय समग्र जो भारतीय उपमहाद्वीप में जो संग्रहालय थे, जो उनके दुर्दशा और उनकी दयनीय स्थिति को ध्यान में रख करके कार्नेगी कॉरपोरेशन की तरफ से एक धनराशि दी गई थी संपूर्ण भारतीय संग्रहालयों के सर्वे के लिए, और उन पर एक रिपोर्ट तैयार करनी थी और ये बताना था कि इनकी दुर्दशा जो हो रही है, इनकी जो बुरी स्थिति है, उसके लिए कौन से कारण जिम्मेदार हैं। इसके लिए नियुक्त किया गया था S मार्कम और H हारग्रीव्स को, जिन्होंने लगभग 1 साल तक पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में, उस समय जो बृहत्तर भारत था उसमें जितने भी संग्रहालय थे, इन सभी का व्यक्तिगत सर्वेक्षण किया। एक एक संग्रहालय को जाकर के देखना, समझना उनकी क्या स्थिति है, क्या समस्याएं हैं, समस्याएं क्यों हैं, इन समस्याओं को कैसे दूर किया जा सकता है, इन सारे तथ्यों की चर्चा करते हुए उन्होंने 1 साल के बाद 1936 में अपनी जो रिपोर्ट्स पब्लिश की, उसे हम म्यूजियम्स ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। उल्लेखनीय है कि भारतीय संग्रहालयों का जितना समग्र अध्ययन, जितना बृहद सर्वेक्षण मार्कम और हारग्रीव्स के द्वारा किया गया, उतना समग्र और बृहद सर्वेक्षण और अध्ययन आज तक फिर दोबारा नहीं हो पाया है। इन दोनों ने अपनी रिपोर्ट में बहुत सारे ऐसे कारणों को गिनाया जो भारतीय संग्रहालय जगत की दुर्दशा के लिए और उनकी दयनीय स्थिति के लिए जिम्मेदार थे। SF मार्कम और H हारग्रीव्स की रिपोर्ट इस मामले में आज भी बहुत ही उल्लेखनीय मानी जाती है। भारतीय संग्रहालय जगत उस समय जो समस्याओं का उल्लेख उस रिपोर्ट में मिलता है, उस रिपोर्ट की बहुत सारी समस्याएं भारतीय संग्रहालय जगत में आज भी देखने को मिल जाती हैं। मार्कम और हारग्रीव्स की रिपोर्ट में तत्कालीन भारत में कुल संग्रहालयों की संख्या 105 बताई गई थी, जिसमें से 105 संग्रहालयों में से ज्यादातर संग्रहालयों की स्थिति दयनीय थी और इन संग्रहालयों में जो समस्याएं थी, उसमें सबसे बड़ी समस्या जो मार्कम और हारग्रीव्स की रिपोर्ट में उभर कर आती है, वो ये थी कि भारतीय संग्रहालयों में प्रशिक्षित संग्रहालय कर्मियों की कमी है। कारण ये था कि भारतीय संग्रहालय जगत में संग्रहालयों की स्थापना के क्रम तो शुरू हो चुके थे, संग्रहालयों की स्थापना होती थी, पुरातत्व से और इतिहास से जुड़े हुए जो अध्ययन करता थे, जो शोध करता थे, वो इन संग्रहालयों में कार्यरत होते थे, किंतु कोई भी संग्रहालय कर्मियों को प्रशिक्षित करने वाला, क्यूरेटर्स को तैयार करने वाला कोई भी कोर्स इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था हिंदुस्तान में, और न ही संग्रहालयों में इन सर्विस ट्रेनिंग कोर्सेज कराए जा रहे थे। इसकी वजह से भारतीय संग्रहालयों में काम करने वाले ज्यादातर संग्रहालय कर्मी जो है पुरातत्व, इतिहास, कला, इतिहास आदि विषयों से जुड़े हुए होते थे, किंतु
जो सीधे तौर पर उनको संग्रहालय विज्ञान के विषय में कोई जानकारी नहीं होती थी। संग्रहालय की कलाकृतियों के रख रखाव, उनके संरक्षण, उनके प्रस्तुतिकरण से संबंधित उनको कोई जानकारी नहीं होती थी। दूसरी जो बड़ी समस्या मार्कम और हार्ग्रीव्स की रिपोर्ट में उल्लिखित की गई, वो उसमें वो लिखते हैं कि इंडियन क्यूरेटर्स जो हैं वो दुनिया के सबसे आइसोलेटेड क्यूरेटर्स हैं। दुनिया भर के क्यूरेटर्स मिलते-जुलते हैं, एक मंच पे समग्र रूप से विचार-विमर्श करते हैं, अपनी समस्याओं को बताते हैं, अपनी जो नई तकनीक अगर खोजी गई है, अगर कुछ नई बातें जानकारी में आई हैं, तो उन वैचारिक आदान-प्रदान के माध्यम से उनको बहुत सारी जानकारी नई-नई प्राप्त होती है और वो अपनी-अपनी जगह पे जाकर के उसका उपयोग कर पाते हैं। किंतु भारतीय संदर्भ में उन्होंने ये पाया कि हालाँकि थर्ड फेज़ ऑफ म्यूज़ियम मूवमेंट में हम देखते हैं कि एक संग्रहालयों की सेमिनार भी, एक कॉन्फ्रेंस हो चुकी थी, क्यूरेटर्स का मिलना-जुलना हो चुका था। इसके बावजूद भारतीय संग्रहालय जगत ने इस तरह के वैचारिक आदान-प्रदान को लेकर के कोई भी बहुत रुचि नहीं दिखाई थी और बहुत ज़्यादा बढ़ कर के सामने नहीं आए थे। कि दूसरी बड़ी समस्या मार्कम और हार्ग्रीव्स ने अपनी रिपोर्ट में बतलाई है। तीसरी जो बड़ी समस्या उन्हें भारतीय संग्रहालय जगत में नज़र आई थी, वो थी संसाधनों का अभाव, फाइनेंशियल संसाधनों के अभाव की उन्होंने चर्चा की और उन्होंने कहा कि भारतीय संग्रहालयों की दुर्दशा का तीसरा सबसे बड़ा जो कारण है, वो ये है कि भारतीय संग्रहालयों को पर्याप्त फंडिंग नहीं है, जिसकी वजह से वो अपने जो बेसिक नीड्स हैं, उनको वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं और इस तरीके से ये जो म्यूज़ियम्स हैं, वो प्रॉपर तरीके से रन नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा भी उन्होंने लगभग 15-17 कारणों की एक लिस्ट बताई है, जहाँ पर वो इस बात की चर्चा करते हैं कि भारतीय संग्रहालयों में जो प्रमोशन का ढांचा है वो निर्धारित नहीं है। भारतीय संग्रहालय कर्मियों को में काम की जो कार्य है वो जो उनका काम है, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो बहुत उसकी बाउंड्रीज़ बिल्कुल क्लियर नहीं है, वो ब्लर बाउंड्रीज़ के साथ काम हो रहा है। वहाँ पे वो एक-दूसरे को अपना काम बताते रहते हैं। इस तरीके से करके मार्कम और हार्ग्रीव्स की रिपोर्ट ने इस बात को बताया कि भारतीय संग्रहालय जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं और काम नहीं कर पाने के पीछे जो 3 बड़े कारण हैं वो है कि ट्रेन्ड स्टाफ नहीं है, दूसरी बात है फंड की कमी है, तीसरी बात ये है कि क्यूरेटर्स बहुत आइसोलेटेड हैं, वो एक-दूसरे से मिलने-जुलने में, वैचारिक आदान-प्रदान करने में रुचि नहीं दिखाते हैं। और एक और बात जो उनकी रिपोर्ट में खुल कर के सामने आती है, वो ये आती है कि भारतीय क्यूरेटर्स जो है, वो अपनी जनता के साथ, अपने दर्शकों के साथ सीधे तौर पर जुड़े हुए नहीं हैं। और वो अपने दर्शकों को अपनी तरफ आकृष्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये 3-4 बड़े कारण थे, जो भारतीय संग्रहालयों की स्थिति को दयनीय बना रहे थे। इसके अलावा भारतीय संग्रहालयों में फंड की कमी होना, प्रमोशन ढांचे का अभाव होना और ध्यान नहीं दिया जाना एक और कारण था। और सबसे जो बड़ी ध्यान देने वाली बात है, वो ये है कि बृहत्तर भारत में इस रिपोर्ट की जो सूचना है, जो आंकड़े हैं, उससे पता चलता है कि बृहत्तर भारत, क्योंकि उस समय जो भारत था, बिफोर इंडिपेंडेंस जो इंडिया था, उसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश इत्यादि भी हमारे साथ जुड़े हुए थे और तब इस बड़े भूखंड पे सिर्फ 105 संग्रहालय ही कार्यरत थे। इसी फेज में हम ये देखते हैं कि पहला जो महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटी म्यूजियम्स की स्थापना का जो क्रम शुरू होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि म्यूजियम को हम नॉन फॉर्मल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के रूप में इंट्रोड्यूस करते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि ये शिक्षा का केंद्र है, मनोरंजन के साथ ये शिक्षा देने का काम करता है। तो ये जो प्री इंडिपेंडेंस एरा का जो फेज है, इस कालखंड में विश्वविद्यालय संग्रहालयों की स्थापना होती है। महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय संग्रहालय में पहला विश्वविद्यालय संग्रहालय जो भारतीय संदर्भ में हम देखते हैं, वो है कलकत्ता विश्वविद्यालय में स्थापित हुआ आशुतोष म्यूजियम ऑफ इंडियन आर्ट। 1937 में ये स्थापित होता है। इसके अलावा गुरुकुल कांगड़ी, भारत कला भवन इत्यादि के जो संग्रहालय हैं, जो विश्वविद्यालय संग्रहालय हैं, उनकी स्थापना भी इसी फेज में संग्रहालयों की स्थापना शुरू हुई, जो कि एक बड़ी उपलब्धि है कि फॉर्मल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में इनफॉर्मल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को एस्टैब्लिश किया गया, म्यूजियम्स की स्थापना की गई, जो कि विश्वविद्यालय के जो पाठ्यक्रम थे उसके साथ मिलजुल करके विद्यार्थियों के अध्ययन अध्यापन को सरल बनाने का कार्य कर रहे थे। इसी कालखंड में पर्सनोलिया म्यूजियम की परंपरा भी शुरू होती है। पर्सनोलिया म्यूजियम वो संग्रहालय हैं जो किसी व्यक्ति विशेष को समर्पित होते हैं, किसी व्यक्तित्व विशेष को समर्पित होते हैं। जैसे आपने गांधी संग्रहालयों के बारे में नाम सुना होगा, आप विक्टोरिया मेमोरियल हॉल को जानते हैं कि रानी विक्टोरिया के नाम पे बनाया गया, या प्रिंस ऑफ वेल्स बनाया गया था। जब वो स्थापित हुआ तो प्रिंस ऑफ वेल्स को समर्पित किया गया था। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे महान व्यक्तित्व हैं जिनके ऊपर आधारित संग्रहालयों की स्थापना की जाती है। ये जो वैयक्तिक संग्रहालय होते हैं, इन वैयक्तिक संग्रहालयों में व्यक्तित्व विशेष को प्रस्तुत किया जाता है, विराट व्यक्तित्व को प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। प्रायः इन व्यक्तियों के द्वारा उपयोग में लाई गई कलाकृतियां, सामग्रियां तो वहां पे होती हैं। इसके अलावा इनके व्यक्तित्व, इनके जीवन दर्शन को इनकी कलाकृतियों के माध्यम से, इनके फोटोग्राफ्स के माध्यम से, इनके जो वक्तव्य रहे हैं, इनकी जो उक्तियां रही हैं, इनके जो कार्य रहे हैं, उनके फोटोग्राफ्स और
रिप्लिकाज और डॉक्यूमेंट्रीज के माध्यम से इनको प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। तो वैयक्तिक संग्रहालयों की स्थापना की परंपरा हमको प्री इंडिपेंडेंस एरा में देखने को मिलती है। नंबर ऑफ म्यूजियम्स इसमें स्थापित हुए, जिसमें गांधी संग्रहालय जो कि दिल्ली में, साबरमती में, पटना में, वर्धा में, रविंद्र भारती म्यूजियम की स्थापना होती है, न्यू दिल्ली में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम की स्थापना होती है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेमोरियल म्यूजियम वेस्ट बंगाल में बनता है। इस तरीके से हम देखते हैं कि ये जो प्री इंडिपेंडेंस एरा था, इसमें एक तरफ जहाँ विश्वविद्यालय संग्रहालयों की स्थापना हुई, दूसरी तरफ वैयक्तिक संग्रहालयों की स्थापना का भी एक दौर दिखलाई पड़ता है। बड़े पैमाने पर वैयक्तिक संग्रहालय, विभिन्न व्यक्तित्वों को समर्पित किए गए संग्रहालयों की स्थापना हमें देखने को मिलती है। अगला जो महत्वपूर्ण कार्य जो प्री इंडिपेंडेंस एरा में हुआ, जिसको हम बहुत उल्लेखनीय उपलब्धि मान सकते हैं भारतीय संग्रहालय जगत की, वो था द म्यूजियम एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना होती है 1944 में। इसे शॉर्ट में हम माई के नाम से संबोधित करते हैं। महान संग्रहालयविद जो थे हमारे भारतीय कॉन्टेक्स्ट में, जिनका हम नाम लेते हैं, मोती चंद जी, वासुदेव शरण अग्रवाल जी, राय कृष्णदास जी। बनारस में पहली बार इस पर चर्चा होती है, इस पर बातचीत होती है, पहली बार मीटिंग होती है, और ये माना जाता है कि भारतीय संग्रहालयों को प्रतिनिधित्व देने के लिए, भारतीय संग्रहालय जगत को एक वैचारिक मंच प्रदान करने के लिए, भारतीय संग्रहालय जगत की समस्याओं पर विचार विमर्श करने के लिए, समस्याओं को साझा करने के लिए, नई सूचनाओं को एक दूसरे के साथ मिलजुल कर आदान प्रदान करने के लिए एक वैचारिक मंच की स्थापना की आवश्यकता है। और इस चर्चा परिचर्चा के बाद भारतीय संग्रहालय जगत को उनका अपना वैचारिक मंच प्राप्त होता है, जो म्यूजियम एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो म्यूजियम एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना जो 1944 में की गई, भारतीय संग्रहालय जगत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के तौर पर हम इसको देख सकते हैं। इस तरीके से जो बिफोर जो प्री इंडिपेंडेंस का एरा है, प्री इंडिपेंडेंस एरा में हम देखते हैं कि एक धीमी शुरुआत होती है, रिसेशन का एरा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि भारतीय संग्रहालयों के भी विकास और स्थापना के क्रम में प्रभाव पड़ता है। इसके बावजूद ये फेज जो है महत्वपूर्ण गतिविधियों के लिए जाना जाता है। महत्वपूर्ण बातें इसमें हमें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा एक और जो महत्वपूर्ण घटना होती है प्री इंडिपेंडेंस एरा में, मार्कम एंड हारग्रेव्स की रिपोर्ट आने के बाद से इस बात को समझा जाता है कि भारतीय संग्रहालय जगत जो है वो भारतीय संग्रहालयों की दशा बड़ी दयनीय हो गई, और भारतीय संग्रहालय जगत को आवश्यकता है कि उनको सही तरीके से वैचारिक मंच की आवश्यकता महसूस की जाती है। इसके अलावा महसूस किया जाता है कि एक ऐसा सेंट्रलाइज्ड म्यूजियम स्थापित किया जाए जो कि बड़ा हो, विराट हो, समग्र हो और सशक्त हो, जो कि बाकी संग्रहालयों को एक रोल मॉडल के तौर पर दिखा सके और रोल मॉडल के तौर पर बाकी संग्रहालयों को मदद कर सके या उनको तकनीकी रूप से सक्षम बनाने में सहायता करे। इसलिए एक इंपीरियल म्यूजियम की स्थापना की चर्चा भी प्री इंडिपेंडेंस एरा में ही शुरू हो गई थी। इंपीरियल म्यूजियम से मतलब था कोई एक बड़ा संग्रहालय जो राष्ट्रीय संग्रहालय की तरह स्थापित हो, बड़ा हो, तकनीकी रूप से सक्षम हो, समर्थ हो, जो फाइनेंशियल रूप से समर्थ हो, और जो बाकी संग्रहालयों को तकनीकी और फाइनेंशियल हेल्प कर सके। इस 1939 के टाइम फ्रेम में प्रसिद्ध आर्कियोलॉजिस्ट लियोनार्डो बुली ने भारत का भ्रमण किया, और इसी समय में बुली महोदय को इस बात की जिम्मेदारी सौंपी गई कि भारत में एक इंपीरियल म्यूजियम जो है, सेंट्रलाइज्ड म्यूजियम स्थापित करना, जो मार्कम एंड हारग्रेव्स की रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है और बाकी जो सारी रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है, वैसा एक इंपीरियल म्यूजियम स्थापित करने के लिए शुरुआत की जाए और इस म्यूजियम के लिए एक साइट, एक प्लेस ढूंढा जाए। लियोनार्डो बुली बहुत कम समय के लिए भारत में आए हुए थे और बहुत ही त्वरित उनका जो दौरा था, उसके बावजूद उन्होंने फिरोज शाह कोटला का जो मैदान था दिल्ली में, जो कि उस समय में भी बहुत व्यस्त स्थान हुआ करता था। जैसा कि हम जानते हैं म्यूजियम आर्किटेक्चर में जब हम बात करते हैं तो हम ये बात कहते हैं कि संग्रहालय कभी भी बहुत आइसोलेटेड प्लेस में नहीं होना चाहिए, और एट द सेम टाइम बहुत ही बिजी प्लेस में संग्रहालय को होना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लोगों को जब म्यूजियम विजिट करना हो, वो लंबे समय तक अगर जाम में फंसते हैं या उनको जाने के रास्ते नहीं मिलते हैं या बार बार उनके रास्ते का डाइवर्जन किया जाता है, तो यूजुअली लोगों का जो इंटरेस्ट होता है म्यूजियम में वो खत्म होने का चांस होता है। इसलिए म्यूजियम हमेशा ऐसी जगह पे होना चाहिए जहाँ पे सामान्य जनता आराम से जा और आ सके। तो ये अपने आप में बहुत कठिन चीज हो रही थी कि लियोनार्डो बुली ने जो प्लेस रिकॉग्नाइज किया था, जो प्लेस सजेस्ट किया था, वो था फिरोज शाह कोटला का ग्राउंड, जो कि म्यूजियम के आर्किटेक्चर के हिसाब से ठीक नहीं था, और इस स्थिति में उस स्थान को म्यूजियम बनाने के लिए रेकमेंड नहीं किया जाना चाहिए था। अच्छी बात यह रही कि लियोनार्डो बुली के वापस जाने के बाद से उनकी जो रिपोर्ट थी उसको एक तरीके से फ्रीज कर दिया गया और फिर उसको आगे वो काम में
नहीं लाया गया। इसी तरीके से मॉर्टिमर व्हीलर जो है वो 1944 में एएसआई के डायरेक्टर जनरल बने। मॉर्टिमर व्हीलर को भी भारतीय संग्रहालयों की स्थिति सुधारने के लिए बहुत प्रशंसा की जाती है उनकी, क्योंकि वो जब एएसआई के डायरेक्टर जनरल बन के आए तो उस समय में जो कि थर्ड फेज ऑफ म्यूजियम डेवलपमेंट में जो साइट म्यूजियम स्थापित किए गए थे, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया का जो म्यूजियम डिवीजन था और उसके अंतर्गत जो संग्रहालय काम कर रहे थे, इन संग्रहालयों की स्थिति भी काफी खराब हो चुकी थी। इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा था और अलग से इनकी देखभाल नहीं हो पाने की वजह से इन संग्रहालयों की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं रह गई थी। तो मॉर्टिमर व्हीलर जब एएसआई के डीजी बने तो उन्होंने इन संग्रहालयों को, जो एएसआई का म्यूजियम डिवीजन था, उसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया, उसके लिए नए तरीके से नियम कानून बनाए, उन संग्रहालयों पर अपना ध्यान केंद्रित किया, उनकी दशा और दिशा को सुधारने के लिए अनेक महत्वपूर्ण काम किए, अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए। तो इस तरीके से प्री इंडिपेंडेंस एरा में जो एएसआई का म्यूजियम डिवीजन था उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करके मॉर्टिमर व्हीलर ने रिकॉन्स्टिट्यूट किया उसके म्यूजियम डिवीजन को, एएसआई के म्यूजियम डिवीजन को। तो ये भी एक महत्वपूर्ण काम रहा। इस तरीके से हम देखते हैं कि इस जो थर्ड फेज था, जो प्री इंडिपेंडेंस एरा का जो फेज था, जो फोर्थ फेज था इंडियन म्यूजियम मूवमेंट का, वो अपने आप में बहुत एक धीमी शुरुआत लेकर के और एक छोटे कालखंड में और बहुत तरीके की समस्याओं के साथ होते हुए भी इस कालखंड में जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, पर्सोनालिया म्यूजियम बने, जो यूनिवर्सिटी म्यूजियम बने, म्यूजियम एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, एक सेंट्रलाइज्ड म्यूजियम के लिए वैचारिक स्तर पर चर्चा परिचर्चा शुरू की गई। भारतीय संग्रहालयों का सबसे विराट बृहद जो सर्वेक्षण अभी तक हुआ है और जिसकी रिपोर्ट आज तक प्रासंगिक मानी जाती है, वो द म्यूजियम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट तैयार की गई इस कालखंड में। इस तरीके से हम देखते हैं म्यूजियम एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना भी इसी कालखंड में हुई। तो जो चतुर्थ चरण था भारतीय संग्रहालयों के विकास का, बहुत छोटा और बहुत धीमी गति से चलते हुए भी बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल रहा, बहुत महत्वपूर्ण रहा और बहुत सारी उपलब्धियां इसमें हमको देखने को मिलती हैं भारतीय संग्रहालय जगत के लिए। अगला जो भारतीय संग्रहालयों के इतिहास का जो अगला चरण था, उसको हम पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा के नाम से जानते हैं। 1947 में देश आजाद हो गया। आजाद होने के साथ ही पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत से अलग हो गए और इसके साथ ही वो सारे साइट्स और म्यूजियम इन दोनों देशों में चले गए, जो कि वहां पे उस भूखंड पर स्थित थे। तो भारतीय संग्रहालयों की जो प्री इंडिपेंडेंस एरा में जो लिस्ट आई थी 105 की, उसके बाद जब पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में जब शुरुआत करते हैं तो संग्रहालयों की संख्या बहुत ही कम हो गई थी। जो पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में हमें देखने को मिलती है वो है जो इंपीरियल म्यूजियम की चर्चा प्री इंडिपेंडेंस एरा में शुरू हुई थी। एक सेंट्रलाइज्ड नेशनल म्यूजियम की जो डिमांड थी, जिसकी जरूरत लंबे समय से थी, वो पूरा हुआ। क्रिस्टल पैलेस की एग्जीबिशन के लिए पूरे भारत से मास्टरपीसेस को कलेक्ट करके भेजा गया था लंदन। वो एग्जीबिशन वहां पर 1 साल तक चली थी और बहुत सफल रही थी। ये कलाकृतियां जब भारत वापस आई तो इनकी एक एग्जीबिशन राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में लगाई गई थी, जो बहुत सक्सेसफुल हुई और जिसे देख करके ये आइडिया आया कि इन्हीं कलाकृतियों के साथ अगर इनके डोनर्स तैयार हो जाएं, अगर इनके म्यूजियम्स तैयार हो जाएं तो एक राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना की जाती है। और सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद 1949 में राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल से नेशनल म्यूजियम की स्थापना हुई। नेशनल म्यूजियम को बाद में 1955 में इसकी अपनी बिल्डिंग में शिफ्ट किया गया। इसके अलावा इस जो पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा है उसकी दूसरी महत्वपूर्ण उपलब्धि रही, जो सबसे रिच कलेक्शन है, जो सबसे ज्यादा विजिट किए जाने वाले इंडियन म्यूजियम्स हैं, उनके बारे में अगर हम बात करें तो उन सभी की स्थापना इस काल में देखने को मिलती है। जिसमें सबसे पहले सालारजंग म्यूजियम हैदराबाद की बात करेंगे, जिसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1951। नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री नई दिल्ली की स्थापना हुई 1972 में। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली 1954। नेशनल हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम म्यूजियम न्यू दिल्ली 1956। नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्ट म्यूजियम 1977 और म्यूजियम ऑफ मैन भोपाल, इसकी एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1977। इस तरीके से भारतीय संदर्भ में जैसे कि सालारजंग म्यूजियम अपने आप में भारत का सबसे ज्यादा विजिट किया जाने वाला म्यूजियम है। आर्ट एंड आर्कियोलॉजी के अलावा वेरियस सेगमेंट्स में डेकोरेटिव आर्ट का इनके पास सबसे अच्छा कलेक्शन है। इसके अलावा भी बहुत सी बहुमूल्य कलाकृतियां हैं, बड़ा संग्रहालय है, विजिटर फैसिलिटीज के लिए जाना जाता है और मोस्ट विजिटेड म्यूजियम ऑफ इंडिया के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके अलावा रेल एंड ट्रांसपोर्ट म्यूजियम पहली बार स्थापित हुआ भारत में, जिसमें कि जो पुराने रेल इंजन्स हैं, जो रेल की टेक्निक्स है और कई बार रेल जो ज्यादातर रेल म्यूजियम्स हैं वहां पर
टॉय ट्रेन्स चला करके दर्शकों को उसके यात्रा कराने के लिए भी सुविधा प्रदान की जाती है। इसके अलावा म्यूजियम ऑफ मैन की स्थापना एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जाता है। ये भारत का सबसे बड़ा एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम है। म्यूजियम ऑफ मैन भोपाल अपने आप में एक यूनिक म्यूजियम है। एक बड़े ओपन एयर ग्राउंड में एस्टैब्लिश म्यूजियम की जो गैलरीज हैं 29-30 के आसपास गैलरीज में कलेक्शन को रिप्रेजेंट किया गया। इसके अलावा बड़े ओपन एयर एरिया में वेरियस काइंड ऑफ जो हमारे ट्राइब्स हैं, ट्राइब्स की हट्स को बनाना, उनके कल्चरल बिलीफ्स को, उनके लाइफस्टाइल को रिप्रेजेंट करना, समय समय पर अनेक महोत्सवों का आयोजन करना और एंथ्रोपोलॉजी और उनके ट्राइब्स के कल्चर को, ट्राइब्स के रिप्रेजेंटेशन को सही तरीके से प्रस्तुत कर पाना। तो म्यूजियम ऑफ मैन भोपाल जो है वो अपने आप में बहुत ही उल्लेखनीय संग्रहालय है, जिसकी स्थापना पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में हुई और सबसे महत्वपूर्ण संग्रहालय, भारत के महत्वपूर्ण संग्रहालयों में इसकी गणना होती है। इसके अलावा पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में जो एक और महत्वपूर्ण बात हम देखते हैं वो है म्यूजियोलॉजी, यानी कि संग्रहालय विज्ञान की पढ़ाई एक पाठ्य विषय के रूप में, एक स्वतंत्र पाठ्य विषय के रूप में भारत में शुरू हुई। जैसा कि हम जानते हैं कि फोर्थ फेज ऑफ म्यूजियम डेवलपमेंट में इस बात की चर्चा शुरू हो गई थी कि भारतीय संग्रहालयों की जो बुरी स्थिति है उसका एक बड़ा कारण है प्रशिक्षित कर्मचारियों का अभाव। म्यूजियम की ट्रेनिंग नहीं हो रही थी, म्यूजियोलॉजी की ट्रेनिंग नहीं हो रही थी भारतवर्ष में, जिसकी वजह से भारतीय संग्रहालयों की दशा बहुत खराब थी। भारतीय जो क्यूरेटर्स थे वो अलग अलग विषयों के ज्ञाता होते थे, पर संग्रहालय विज्ञान या संग्रहालय को संचालित करने के लिए, संग्रहालय को व्यवस्थित करने के लिए किन क्वालिटीज़ की ज़रूरत होती है, किन टेक्निक्स के माध्यम से म्यूजियम को एस्टैब्लिश किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है, मैनेज किया जाता है, क्लाइमेटिक कंडीशंस को कंट्रोल करना, ऑब्जेक्ट्स को अच्छे तरीके से एग्जिबिट करना, एग्जीबिशंस को रिप्रेजेंट करना, ह्यूमन साइकोलॉजी को समझते हुए गुड म्यूजियम एक्सपीरियंस को क्रिएट करना, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं म्यूजियम्स में मिसिंग थी। और इस तरह के ट्रेंड म्यूजियम स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में भारत में पहली बार संग्रहालय विज्ञान का कोर्स शुरू हुआ। सबसे पहले 1952 में एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा ने इसको शुरू किया। उसके बाद से कोलकाता यूनिवर्सिटी में इस कोर्स को शुरू किया गया। भारत कला भवन म्यूजियम के साथ मिलकर के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में तीसरा ये कोर्स शुरू किया गया। इसके बाद से भारत में हम बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ और म्यूजियम्स में ये देखते हैं कि या तो वहाँ पे म्यूजियोलॉजी के कोर्स संचालित हो रहे हैं या फिर म्यूजियम्स में इन सर्विस ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि संग्रहालय कर्मियों को संग्रहालय का प्रशिक्षण दिया जा सके, संग्रहालय के संचालन, संग्रहालय के व्यवस्थापन, संग्रहालय की सुरक्षा संरक्षा से संबंधित प्रशिक्षण दिया जा सके, ताकि संग्रहालयों का संचालन बहुत अच्छे तरीके से हो सके और संग्रहालयों में जो दुर्व्यवस्था होती है, जो उनकी स्थिति खराब होती है, उसको रोका जा सके। तो म्यूजियोलॉजी की जो पढ़ाई लिखाई शुरू हुई, ये अपने आप में एक बड़ी घटना रही भारतीय संग्रहालयों के विकास के लिए, जो कि पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में हम देखते हैं। इसके अलावा जो इसके पहले का जितना भी सेगमेंट है, जो कालखंड रहा है, बहुत चुनिंदा ही नए संग्रहालय रहे। ज़्यादातर संग्रहालय आर्ट एंड आर्कियोलॉजिकल रहे। भारत में एक रिच कल्चर एंड ट्रेडिशन रहा है। भारत में आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस बहुत हुए हैं, आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट्स बहुत मिले हैं। तो बड़ी पैमाने पर हमारे यहाँ या तो आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम्स हैं या आर्ट एंड आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम्स रहे। पर पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में हमको सीरीज में ऐसे म्यूजियम्स देखने को मिलते हैं जो कि अलग अलग विषयों से जुड़े हुए थे, जैसे कि नेचुरल हिस्ट्री के आर्टिफैक्ट्स, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम्स बनाए गए, टेक्सटाइल म्यूजियम बनाए गए, बॉटनी, एग्रीकल्चर, साइंस और टेक्नोलॉजी के म्यूजियम बनाए गए। इसके अलावा अब हम कहते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में इतने तरीके के संग्रहालय बनाए गए, जैसे कि टॉयलेट का म्यूजियम बना है, काइट का म्यूजियम बना है, यूटेंसिल्स के म्यूजियम है, डॉल म्यूजियम है, ट्रांसपोर्टेशन का म्यूजियम है। तो बहुत सारे ऐसे विषयों पे संग्रहालय बनकर तैयार हुए जिनकी पहले चर्चा नहीं थी या जिन पर पहले सोचा नहीं जाता था। अभी ऐसा कह सकते हैं, अभी हम संग्रहालय जगत में चर्चा करते हैं तो ये कहते हैं कि शायद ही कोई ऐसा विषय होगा, संसार में शायद कोई ऐसा विषय होगा जिसके संग्रहालय नहीं बने हैं। टी म्यूजियम है, कॉफी म्यूजियम है, यूटेंसिल म्यूजियम है, तो बहुत तरीके के, काइट म्यूजियम, डेकोरेटिव आर्ट म्यूजियम, टेक्सटाइल म्यूजियम, तो बहुत यूनिक तरीके के संग्रहालय हैं। और ये पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में भारत में बड़े पैमाने पर इस तरह के संग्रहालयों की स्थापना होती है। एक और महत्वपूर्ण जो स्थापना हुई वो थी नेशनल रिसर्च लेबोरेटरी फॉर कंजर्वेशन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टीज की। आईकॉम की एक इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम की एक ब्रांच है इक्रोम, जो कि म्यूजियम ऑब्जेक्ट्स के कंजर्वेशन के लिए काम करती है। इसकी मेन लैब जो है रोम में थी। 1976 के आसपास में भारत सरकार की तरफ से एक प्रपोजल बना करके इक्रोम की लैब को भेजा गया
जिसमें इस बात की रिक्वेस्ट की गई कि भारत में कल्चरल प्रॉपर्टीज के कंजर्वेशन के लिए एक लैब इस्टेब्लिश की जाए और इस लैब को भारत सरकार के सहयोग से बनाया जाए, जो कि पूरे भारत के संग्रहालयीय कलाकृतियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए काम कर सके। इस प्रपोजल के बाद से इक्राम ने इसको अपनी संबद्धता और अपनी अनुमति प्रदान की, जिसके बाद राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में एक म्यूजियम कंजर्वेशन की एक यूनिट इस्टेब्लिश की गई और भारत सरकार के सहयोग से एक स्वतंत्र संरक्षण की प्रयोगशाला स्थापित हुई, जिसको बाद में 1976 में लखनऊ में शिफ्ट कर दिया गया। 1976 में इसको एस्टैब्लिश किया गया, एनआरएलसी के नाम से इसे के शॉर्ट फॉर्म से इसे जाना जाता है। और नेशनल रिसर्च लेबोरेटरीज फॉर कंजर्वेशन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टीज जो है उस समय साउथ ईस्ट एशिया की सबसे बड़ी कंजर्वेशन लेबोरेटरी के तौर पर काम कर रही थी। आज भी ये लेबोरेटरी वर्किंग है और बड़े पैमाने पर संरक्षण का कार्य भारत सरकार के जब भी भारत सरकार या एएसआई की तरफ से कराया जाता है या और भी संस्थाओं की तरफ से कराया जाता है, तो एनआरएलसी के विशेषज्ञ वहां जाते हैं और संरक्षण का काम करते हैं। एनआरएलसी जो है कि और संस्थाओं के साथ मिलकर और स्वतंत्र रूप से भी संरक्षण का कार्य करती है। इसके अलावा नेशनल रिसर्च लेबोरेटरी फॉर कंजर्वेशन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टीज जो इंस्टीट्यूशन है, ये बड़े पैमाने पर भारत में संरक्षण कर्मियों के प्रशिक्षण और उनको तैयार करने के लिए जाना जाता है। वर्तमान में लखनऊ के अलीगंज में इसका मुख्यालय है और प्रशिक्षण यूनिट जो है इनकी थोड़ी सी हटके दूसरी जगह पे इन्होंने बनवा रखी है और कंजर्वेशन का कोर्स कराते हैं अपने यहाँ, जिससे बड़े पैमाने पर संरक्षण के विशेषज्ञ भारत में तैयार किए जा रहे हैं। संग्रहालय के विकास के इस अंतिम चरण में इसके अलावा हम बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जिन पर हम चर्चा करना चाहेंगे। एनआरएलसी की स्थापना के अलावा सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड की स्थापना हुई थी 1974-72 के आसपास में। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड फॉर म्यूजियम्स की स्थापना की गई थी। भारत सरकार को संग्रहालयों के संदर्भ में परामर्श देने के लिए इस संस्था को स्थापित किया गया था। 1986 तक इस संस्था ने भारत सरकार को संग्रहालयों से संबंधित विभिन्न प्रकार के परामर्श दिए। बहुत सारे संग्रहालयों की स्थापना, संग्रहालयों का विकास, संग्रहालयों की सुरक्षा संरक्षा से जुड़े हुए विषयों पर चर्चा की गई। 86 तक इन्होंने भारतीय संग्रहालय विविध संग्रहालयों में म्यूजियम कैंप्स का आयोजन किया। म्यूजियम कैंप्स में लगभग 10 दिन के लिए अलग अलग संग्रहालय में संग्रहालय कर्मी एकत्र होते थे और वो संग्रहालय जिस एक विषय का विशेषज्ञ होता था उस पर ट्रेनिंग देने का काम संग्रहालय करता था। भारत कला भवन वाराणसी में भी 10 दिन के लिए एक ट्रेनिंग कैंप किया गया था, जो कि मिनिएचर पेंटिंग के संरक्षण पर आधारित था। इसके अलावा 80s के आसपास में जब 1980 और 90 के दशक में नव संग्रहालय विज्ञान पर पूरी दुनिया में चर्चा की जा रही थी, जब पूरी दुनिया में इस बात पर चर्चा होने लगी थी कि अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों के संरक्षण की भी आवश्यकता अब पड़ रही है। अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों का संरक्षण होना आवश्यक है, क्योंकि संस्कृति और जो मूर्त विरासतें हैं और जो संस्कृति के जिन अमूर्त पक्षों से ये जुड़ी हुई हैं, इन दोनों को समग्र रूप से संग्रहालयों में संरक्षित और सुरक्षित करने की आवश्यकता पड़ने लगी थी, क्योंकि केवल कलाकृतियों को, केवल आर्टिफैक्ट्स को म्यूजियम में प्रदर्शित करने से कलाकृतियों को संरक्षित करने की के संरक्षित होने की आशा अब क्षीण पड़ने लगी। इसलिए इसको ध्यान से ऐसे देख सकते हैं कि किसी भी मूर्ति बनाने, जैसे मधुबनी पेंटिंग है, मधुबनी पेंटिंग की टेक्निक्स को अगर हम चाहते हैं कि मधुबनी पेंटिंग लॉन्ग लास्टिंग हो, उसका संरक्षण हो और वो लंबे समय तक चलती रहे, तो केवल जैसे मधुबनी पेंटिंग पर अगर काम कम हो रहा है, लोगों की रुचि कम है, वो कम बिक रही है, लोग उसकी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, या जो आर्टिशियंस का जो जनरेशन नेक्स्ट है वो उनके साथ जुड़ना नहीं चाहता है, तो ऐसी स्थिति में मधुबनी पेंटिंग के कुछ बड़े बड़े उदाहरणों को, कुछ बड़े बड़े सैंपल्स को अगर हम म्यूजियम में केवल हैंग कर दें, म्यूजियम में लगा दें और उनके इंटरप्रिटेशन के लेवल्स लगा करके छोड़ दिए जाएं, तो ये किसी भी तरीके से मधुबनी पेंटिंग को संरक्षित नहीं कर पाएंगे। समाज में उनके संचालन को नहीं प्रसारित कर सकते हैं, समाज में उसके उपयोग को प्रोत्साहित नहीं कर सकते हैं, जो उसकी टेक्निक है उसको संरक्षित नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर मधुबनी पेंटिंग को बनाने वाले लोगों को व्यापार और बाजार उपलब्ध कराया जाए, मधुबनी पेंटिंग का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार किया जाए और इस बात के लिए लोगों को प्रेरित किया जाए कि उसके दुपट्टे, साड़ियाँ, चादरें उसके को प्रयोग में लाएं, उससे बनी हुई पेंटिंग्स को उपयोग में लाएं, अगली जनरेशन नेक्स्ट को, आर्टिशियंस के जो कलाकार हैं उनकी अगली जनरेशन को अगर ये पता चले कि ये एक सेफ फ्यूचर हो सकता है, इसमें प्रचार प्रसार है, नाम है, पैसा है और हम सुरक्षित भविष्य को यहाँ पे देख सकते हैं, तो अगली जो पीढ़ी है वो उस काम को सीखना चाहेगी, उस काम को विस्तारित करना चाहेगी और जब कलाकृतियां बनेंगी तो कलाकृतियों का जो है कि प्रसार प्रसार भी होगा। तो इसलिए पूरे विश्व भर में इस बात पर चर्चा होने लगी थी कि केवल मूर्त विरासतों को संरक्षित करके संग्रहालयों में रख लेने से विरासतों को संरक्षित नहीं किया जा सकता है। इस महत्व को, इस बात को भारतीय संग्रहालय जगत ने भी समझने की कोशिश की
और भारतीय संग्रहालय जगत में भी इस पर चर्चा परिचर्चा शुरू हुई। 1988 में म्यूजियम एसोसिएशन ऑफ इंडिया की जो ईयरली जनरल कॉन्फ्रेंस होती थी वो गुवाहाटी के स्टेट म्यूजियम गुवाहाटी में हुई और यहाँ पर भारत भर के म्यूजियोलॉजिस्ट इकट्ठे हुए जिन्होंने आपस में चर्चा परिचर्चा की और इस बात पर बहुत वाद विवाद हुआ कि जो नव संग्रहालय विज्ञान है यानी कि संग्रहालय विज्ञान की वो शाखा जो अमूर्त विरासतों को संरक्षित करने के लिए अपना ध्यान केंद्रित कर रही है, जो अमूर्त विरासतों को संरक्षित करना चाहती है और जिसमें म्यूजियम विदाउट वॉल की चर्चा परिचर्चा की जा रही है, उस शाखा को भारतीय संदर्भ में किस प्रकार से हम अपना सकते हैं, भारतीय संदर्भ में किस प्रकार से हम उसको अप्लाई करके भारतीय संग्रहालयों के साथ उसको जोड़ करके भारतीय संदर्भ में अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों के संरक्षण की चर्चा कर सकते हैं। यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात रही कि भारतीय संदर्भ में इनको अपनाया जाए या नहीं अपनाया जाए। गुवाहाटी के कॉन्फ्रेंस में जो चर्चा पर चर्चा थी, जो वाद विवाद था, वो इस बात पर केंद्रित था कि इसको ये जो नया ब्रांच है, जो म्यूजियम विदाउट वॉल की बात हो रही है, ये जो ओपन एयर म्यूजियम की बात हो रही है और जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करने की बात हो रही है, तो गुवाहाटी की कॉन्फ्रेंस में इंडियन म्यूजियोलॉजिस्ट ये समझने का प्रयास कर रहे थे कि क्या ये ऑथेंटिक बातें हैं, क्या ये वास्तव में एप्लीकेबल हैं, क्या इनको प्रैक्टिकल के तौर पर अपनाया जा सकता है। और इस पर बहुत चर्चा हुई। एक्सट्रीमिस्ट वहाँ पे आइडियोलॉजीज भी थी। कुछ लोग ये कह रहे थे कि बिल्कुल नहीं अपनाया जाना चाहिए, कुछ कह रहे थे कि पूरी तरह से उसको अडॉप्ट कर लेना चाहिए। पर बाद में जो चर्चा पर चर्चा हुई, सत्र का जो संचालन करने वाले और न्यू म्यूजियोलॉजी के कॉन्सेप्ट को इंडिया में इंट्रोड्यूस करने वाले एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा के प्रोफेसर वीएच बेडेकर सर ने कंक्लूडिंग रिमार्क जो था पूरे सेमिनार का, सबने मिलकर के जो चर्चा पर चर्चा की और जो निर्णय दिया, तो कंक्लूडिंग रिमार्क के तौर पर ये बात बाहर आई कि भारतीय संदर्भ में ट्रेडिशनल म्यूजियम्स और न्यू म्यूजियम्स को समन्वित रूप से प्रस्तुत करने की जरूरत है और अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों को संरक्षित करने के लिए भारतीय संदर्भ में भी काम करने की जरूरत है। इसके बाद से 1988 के बाद से बहुत तरीके के प्रयास हुए। स्वयं सर वीएच बेडेकर के नेतृत्व में पहला कम्युनिटी म्यूजियम, पहला इको म्यूजियम भारत का स्थापित हुआ, कोरलाई कम्युनिटी म्यूजियम, जो 1999 में जिसको इनॉग्रेट किया गया, जो कि महाराष्ट्र और गुजरात के बॉर्डर पर जो चोल रेवदंदा नाम की जगह है, पुर्तगीज और मराठी लोग वहाँ पे की मिक्स जो आबादी है, इनका जो मिक्स कल्चर है, इनकी जो मिक्स क्रियोल लैंग्वेज है, इसको जो इनका दोनों धर्मों के समन्वय से बना हुआ एक धर्म है, एक भाषा है, इसको संरक्षित करने के लिए पहला कम्युनिटी म्यूजियम भारत में प्रोफेसर वीएच बेडेकर के द्वारा स्थापित किया गया। बेडेकर सर ने एक लंबे समय तक इस म्यूजियम की देखरेख की, इसमें अपनी सेवाएं दी, एज अ म्यूजियोलॉजिस्ट अपना सहयोग देते रहे। बेडेकर सर के बाद से धीरे धीरे करके ये म्यूजियम अपने मूल रूप में नहीं रहा, बहुत हद तक बदल गया। किंतु खुशी की बात यह है कि भारत में इस तरह के बहुत सारे कम्युनिटी म्यूजियम्स काम कर रहे हैं, जिसमें एक है अरना झरना डेजर्ट म्यूजियम ऑफ राजस्थान, जोधपुर में। यहाँ पर पूरी तरीके से कम्युनिटी म्यूजियम के कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट किया गया, न्यू म्यूजियम के कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट किया गया। और इस म्यूजियम में सबसे पहले एक व्यक्ति हैं कोमल कोठारी, जो वहाँ के समाज सेवक थे और अभी जिनके प्रयासों से अरना झरना म्यूजियम ऑफ डेजर्ट इस्टेब्लिश हुआ है। उस एरिया में, जिस क्षेत्र की बात हो रही है, उस क्षेत्र में पानी की बहुत कमी थी और जिस समुदाय वहाँ पे उस क्षेत्र में जो लोग रह रहे थे वो झाड़ू बनाने वालों की कम्युनिटी है और पानी की बहुत कमी थी। कोमल कोठारी जी ने सबसे पहले वहाँ की पारिस्थितिकी का अध्ययन किया, वहाँ की समस्याओं का अध्ययन किया और एक संग्रहालय बनाने की दिशा में शुरुआत की। बिल्कुल कम्युनिटी म्यूजियम के कॉन्सेप्ट पे काम हुआ, जैसे पूरी दुनिया में कम्युनिटी म्यूजियम्स स्थापित किए गए हैं। सबसे पहले वहाँ पे एक अबांडन्ड माइन थी, एक त्याज्य खदान थी, जिसको कि अच्छे तरीके से खोद करके तैयार करके एक तालाब का रूप दिया गया और रेन वाटर हार्वेस्टिंग की गई। सबसे पहले वर्षा जल का संरक्षण उस खदान में किया गया। पानी के इकट्ठा हो जाने के बाद से राजस्थान की इकोलॉजी को सूट करने वाले जो पौधे हैं, जो वृक्ष हैं, जैसे कि खेजड़ी का जो पौधा होता है वहाँ पे बहुत लग जाता है, जल्दी से उग जाता है और वहाँ की पारिस्थितिकी के साथ जल्दी से वो एडजस्ट हो जाता है। तो इस तरह के चुनिंदा पौधे जो वहाँ की लोकल फ्लोरा एंड फाउना थी, उसको इकट्ठा करके, उसके बीजों को इकट्ठा करके उस पूरे क्षेत्र में वृक्ष रोपित किए गए। प्रारंभ में खदान का पानी काम आया और धीरे धीरे वहाँ की पारिस्थितिकी भी बैलेंस होने लगी। अब वर्तमान में अगर आप जाके अरना झरना म्यूजियम ऑफ डेजर्ट को विजिट करेंगे तो बहुत तरीके की चिड़ियाएं वहाँ पे आपको मिलती हैं, बहुत तरीके का इकोलॉजिकल हैबिटेट्स वहाँ पे मिलता है। वहाँ पे जीव जंतु चिड़िया वगैरह भी आके रहने लगी हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग और पेड़ पौधों के लगाए जाने से इकोलॉजिकल डिफरेंस भी साफ साफ दिखाई पड़ता है। इसके बाद से बनाया गया म्यूजियम।
म्यूजियम जो है वो वहाँ के ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर को ध्यान में रख करके बनाया गया है। क्योंकि झाड़ू बनाने वालों का समुदाय वहाँ पे निवास करता है, तो 200-250 तरह के पूरे भारत भर से लाए गए झाड़ुओं को वहाँ पे संकलित किया गया। झाड़ू बनाने की टेक्निक, झाड़ुओं से जुड़े हुए तरह-तरह की जो स्टोरीज होती हैं, जैसे कि भारत में बहुत सारे नियम चलते हैं भारतीय घरों में झाड़ू से संबंधित, जैसे कि सूर्योदय के बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, सूर्यास्त के बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, झाड़ू लगाने से लक्ष्मी घर में आती हैं, झाड़ू को पैर से नहीं छूते हैं, झाड़ू को खड़ा करके नहीं रखते हैं, झाड़ू के साथ संपन्नता जुड़ी हुई है। धनतेरस वाले दिन झाड़ू खरीदना कंपल्सरी होता है, ये लक्ष्मी जी के साथ एसोसिएटेड है। इस तरह की बहुत सारी कहानियाँ जो झाड़ू के साथ जुड़ी हुई हैं, तो 200-250 तरीके के झाड़ू वहाँ प्रदर्शित हैं। उनको बनाने की टेक्निक सिखाई जाती है, जो लोकल कम्युनिटी है वो अपने जो हुनर है उसका वहाँ प्रदर्शन करती है। लोकल का जो राजस्थानी गीत संगीत के कार्यक्रम वहाँ पे किए जाते हैं। समय-समय पर स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स को वहाँ ट्रिप पे बुलाया जाता है और उनको विजिट कराई जाती है। इस तरीके से एक जो डिजर्टेड एरिया था, जो बहुत परेशान रहते थे जहाँ के लोग, वहाँ पे एक कम्युनिटी म्यूजियम को एस्टैब्लिश करके रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से इकोलॉजिकल सराउंडिंग्स को सेटल करके बहुत अच्छे तरीके से एक म्यूजियम संचालित किया जा रहा है। लेकिन जो अरुणा झरना म्यूजियम ऑफ डिजर्ट है, वो जो संसार में दूसरे जो कम्युनिटी म्यूजियम्स और इको म्यूजियम चल रहे हैं, उनसे इस मायने में अलग है कि अरुणा झरना म्यूजियम का जो स्टाफ है वो पेड स्टाफ है, वो लोकल कम्युनिटी से कम ही लोगों को अपने यहाँ काम दे रहे हैं, या लोकल कम्युनिटी के लोगों को का प्रतिनिधित्व जो है उस संग्रहालय में कम है, और उनका जो स्टाफ है वो ज़्यादा है, और ये स्टाफ जो है ये वैतनिक स्टाफ है। जबकि और संग्रहालयों में प्रायः जो जन समुदाय होता है, वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी होती है, वही पार्टिसिपेट करती है और वही संग्रहालयों का संचालन करती है। तो इस तरीके से ये जो संग्रहालय है, ये और दूसरी जो लोकल कम्युनिटी म्यूजियम्स हैं उनसे थोड़ा सा अलग है। इसके अलावा राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान के मदद से भारत में अभी लद्दाख में एक इस तरह का प्रयोग किया जा रहा है, और दूसरा जो है कि अरुणाचल प्रदेश में भी एक इस तरह का प्रयोग किया जा रहा है। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा की जो महत्वपूर्ण उपलब्धि है, उसमें न्यू म्यूजियम जो मॉडल्स हैं, इन पर भी चर्चा की जा रही है, इन पर भी पढ़ाई लिखाई की जा रही है। इसके अलावा बृहद पैमाने पर भारत सरकार की जो विकास योजनाएं हैं, उसमें संग्रहालयों की स्थापना करना, संग्रहालयों को विकास देना, संग्रहालय बड़े पैमाने पर संग्रहालयों की स्थापना करना, ये भी एक काम चल रहा है। बहुत सारे वर्चुअल म्यूजियम्स की स्थापना हुई है, बहुत सारे नए संग्रहालयों की स्थापना हुई है। इसके अतिरिक्त पोस्ट कोविड जो पेंडेमिक था, जो महामारी का दौर था, उसके बाद से भारतीय संग्रहालयों ने स्वयं को प्रस्तुत करने का जो तरीका है उसको भी बहुत बड़े पैमाने पर बदलने का प्रयास किया है। नई टेक्निक्स को अडॉप्ट किया गया है। वर्चुअल म्यूजियम्स को ऑनलाइन एडवर्टीज करना, ऑनलाइन म्यूजियम एक्सपीरियंसेस देना, वर्चुअल म्यूजियम एक्सपीरियंसेस देना, इस पर एक अलग तरह की चर्चा शुरू हो चुकी है। तो इस तरीके की चीजें हैं। इस तरीके से हम देखते हैं कि पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में भारत ने वैश्विक समाज के साथ कदम ताल करते हुए अपने संग्रहालयों की स्थापना और उनके विकास को वहां तक पहुंचा दिया है, जहां से हम वैश्विक परिदृश्य पर नजर डाल सकते हैं और उनके साथ बराबरी के दावे कर सकते हैं। वर्तमान में जो लेटेस्ट म्यूजियम डायरेक्टरी आई है उषा अग्रवाल की, उसके हिसाब से भारत में 1100 से ज्यादा संग्रहालयों की स्थापना हो चुकी है और विभिन्न विषयों से जुड़े हुए नए संग्रहालयों की निरंतर स्थापना हो रही है। इस तरीके से हम देखते हैं कि भारत में जो पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा रहा और लगभग 200 सालों का ही भारतीय संग्रहालयों का इतिहास है, पर कहीं ना कहीं ये एक संतुष्टिजनक आंकड़ा है और एक संतुष्टि देने वाली मकाम पर भारतीय संग्रहालय आज अपने आप को पहुंचा चुके हैं। इसके थोड़ी सी हम चर्चा कर लेंगे। जो भारतीय संग्रहालयों के इतिहास को पढ़ा लिखा, इसमें विभिन्न संग्रहालयों के जो इंटरव्यू होते हैं, लिखित परीक्षाएं होती हैं या यूजीसी नेट की जब परीक्षाएं होती हैं, तो इस पोर्शन से इंडियन म्यूजियम मूवमेंट जो है या भारतीय संग्रहालयों का इतिहास जो है, इस पोर्शन से बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। अलग अलग जो सेगमेंट है, अलग अलग जो फेज हैं, इनकी उपलब्धियों के बारे में बात की जाती है कि प्रथम जो चरण था, कितने संग्रहालय स्थापित हुए थे, पहला भारतीय संग्रहालय कौन सा है। तो पहला भारतीय संग्रहालय के तौर पर हम इंडियन म्यूजियम कोलकाता को जानते हैं। एस्टैब्लिशमेंट ईयर उसका 1814 है। लगभग 12 संग्रहालयों की स्थापना हुई थी प्रथम चरण में। दूसरे चरण में और रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में स्टैब्लिश हुआ था। इसको विलियम जोन्स ने स्थापित किया था। इसका मुख्य उद्देश्य इंडोलॉजिकल स्टडीज करना था और इसी के कलेक्शन से पहला भारतीय संग्रहालय स्थापित हुआ था। भारत के पहले क्यूरेटर कौन थे, इस पर चर्चा होती है और इस पर प्रश्न पूछा जाता है। तो डॉक्टर नैथेनियल वॉलिच को हम जानते हैं, जो कि एक डेनिश बॉटनिस्ट थे और इन्होंने नॉन पेई क्यूरेटर के रूप में इंडियन म्यूजियम को या इंपीरियल म्यूजियम के तौर पर जो पहला भारतीय संग्रहालय स्थापित हुआ था उसको अपनी
सेवाएं दी थी। इसके बाद से दूसरे चरण में कि कौन से संग्रहालयों की स्थापना प्रिंसली हेल्प से हुई थी, कौन से संग्रहालय जो थे वो प्रशासनिक तौर पर स्थापित किए गए थे। दूसरे चरण में जैसे कि महत्वपूर्ण उपलब्धियों की जब बात करते हैं तो ट्रेजर ट्रॉव एक्ट की बात होती है, स्टेट म्यूजियम्स के एस्टेब्लिशमेंट की बात होती है। भारतीय संग्रहालयों की स्थापना का जो तृतीय चरण था तो वो क्यों उसको मार्शल और कर्जन एरा के नाम से जानते हैं। एएसआई के कौन से डिसीजंस रहे, साइट म्यूजियम की स्थापना कब से की जा रही है, प्रथम साइट म्यूजियम के रूप में हम किसको जानते हैं, साइट म्यूजियम्स के रूल्स एंड एथिक्स क्या हैं, इस पर चर्चा होती है। पहली इंडियन म्यूजियम डायरेक्टरी कब 1911 में जो पहली म्यूजियम डायरेक्टरी आई थी तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि पहली डायरेक्टरी कब पब्लिश हुई थी, पहला सेमिनार कब हुआ था, पहला विश्वविद्यालय संग्रहालय कब स्थापित हुआ। इस तरीके से विभिन्न जो संग्रहालय हैं उनकी स्थापना के वर्ष, विभिन्न जो संस्थाएं हैं जैसे कि एनआरएलसी का स्थापना का वर्ष क्या है, एनआरएलसी को किस प्रयोगशाला से संसाधन मिले थे या किस प्रयोगशाला से उनको तकनीकी सहयोग प्राप्त हुआ था, म्यूजियम एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष में हुई और म्यूजियम एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना के किन कारणों से की गई, और आईकॉम का फुल फॉर्म क्या है, माई का फुल फॉर्म क्या है। इस तरह के छोटे छोटे प्रश्न जो है आपको नेट की परीक्षा में, क्यूरेटरशिप के जो इंटरव्यूज होते हैं और जो आपके जो म्यूजियोलॉजी के एग्जाम्स होते हैं उसमें इस खंड से इस तरीके के प्रश्न आते हैं जिनको आप आसानी से इस पूरे लेक्चर को एक बार अच्छे से सुन करके नोट्स बना करके आप आसानी से इनको तैयार कर सकते हैं और इनके उत्तर दे सकते हैं। थैंक यू।